दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो पावर सेक्टर की ये बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है। इस समय तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन एक समय इसकी प्राइस 3 डिजिट में थी, यानी 140 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। क्या फिर से उस लेवल तक ये जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या है उस बयान के मायने, उसको समझेंगे। वैसे तो सरकार ने अपना नज़रिया क्लियर कर दिया है कि इस समय इंडिया को अपनी आर्थिक महाशक्ति बनना है और विश्व के अंदर तीसरे नंबर पे आना, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, आप समझ रहे हो, वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सरकार उसको प्रमोट करेगी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले समय भी इसकी कैपेसिटी को कम नहीं किया जाएगा बल्कि बढ़ाया जाएगा। तो क्या ऐसे में जेपी पावर अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है? क्या ये आने वाले समय एक मल्टीबैग रिटर्न बन सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 14.10 पर। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पॉजिटिव शुरुआत की क्योंकि गुरुवार की 13.95 के आसपास क्लोजिंग थी, तो अच्छी खासी तेज़ी बनी और 14.25 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसने 13.55 का लो बनाया। अंत में 13.85 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.72% की गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक में बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना अभी बनी हुई है। वैसे वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आई है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और गुरुवार को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और फ्राइडे को भी 11 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। वैसे यहाँ पे देखो कि 2008 में ये स्टॉक 140 के आसपास ट्रेड किया करता था, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन बाद में आप देखें तो गिरावट का माहौल बना और 2008 में लेवन ब्रदर्स की वजह से मार्केट क्रैश कर गया और इसमें भी गिरावट का दौर शुरू हुआ और ये जो 3 डिजिट में ट्रेड करने वाला स्टॉक धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे आ गया। तो कोरोना आने के पहले इसकी प्राइस लगभग 9-10 रुपये के आसपास थी 2017 में, और उसके बाद में कोविड आ गया और उसकी वजह से इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया और बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, करीब 50 पैसे के आसपास स्टॉक आ गया। तो देख सकते हो कि कोरोना की वजह से इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गई, यानी एक छोटा सा पेनी स्टॉक बन गया। लेकिन जब बाजार रिकवर होने लगा तो देख सकते हो कि 2022 में स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई तक पहुंच गया, यानी 10 रुपये तक पहुंच गया। तो जो लेवल था 2017 का, वही लेवल 2022 में फिर से इसने पाया और उस समय जिसने कोरोना काल में निवेश किया उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। और आपको पता होगा कि जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी तब मैंने कहा था कि ये स्टॉक आप निवेश के लिए अच्छा है, ये खरीदारी करें, उसमें अच्छा रिटर्न देगा, और बिल्कुल ऐसा हुआ, 10 तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में इसमें फिर से गिरावट हुई। प्रॉफिट में आप देखें तो जो दौर आया गिरावट का, ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया और आप देख दो कि ये 31 मार्च 2023 को 5.5 के आसपास था। तो देख सकते हो कि 11 रुपये से 5.5 में आधी कीमत में आया। लेकिन आप देखो कि 5.5 से स्टॉक ने दौड़ना जो शुरू किया तो लगभग 15 तक पहुंचा। काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है और अब एक थोड़े से करेक्शन के बाद फिर से बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो इम्पोर्ट कोल है उसमें अब गिरावट हो रही है। धीरे धीरे जो इम्पोर्ट कोल लाया जा रहा है वो कम हो रहा है। इसमें 46.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि जो हमारी कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 8.8% की वृद्धि दिखा रही है। और देख सकते अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान जो 686.7 बिलियन यूनिट तक पहुँच गई है। और देख सकते हो कि इसमें 8.8% की वृद्धि है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 630.7 बिलियन यूनिट के आसपास थी। तो एक तरफ तो पावर जनरेशन जो हो रहा है उसमें कैपेसिटी में वृद्धि हुई है कोल बेस्ड पावर प्लांट में, लेकिन जो कोल इंपोर्ट किया था उसमें 46% की गिरावट आ चुकी है, यानी अब हमारे इंडिया के कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ जो अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने जो राज्यसभा में बयान दिया, उनका कहना है कि सितंबर 2022 में अगर हमने इम्पोर्ट कोल को मैंडेट नहीं किया होता तो हमारे जो कोल स्टॉक है वो जीरो हो गया था ऑलरेडी, यानी पूरी तरह से इंडिया के अंदर जो हमारा डोमेस्टिक कोल है वो खत्म हो चुका था सितंबर के दौरान, और जो इम्पोर्ट कोल था उसी के दम पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और इसीलिए हमने उसको कंपलसरी किया था और वो पॉलिसी हमारी काफ़ी समय तक चली। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है और सफिशिएंट कोल है हमारे यहाँ पे, और इसीलिए हमने उसको कम किया, यानी अब धीरे धीरे करके जो इम्पोर्ट कोल था उसमें ब्लेंडिंग में उसको कम करना शुरू कर दिया और इंडिया के कोल से ही अब काम चल रहा है।
तो एक सवाल के जवाब में देखें तो राज्यसभा में इसका जवाब 6 दिसंबर को दिया गया है हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि इस समय कोल के लिए सफिशिएंट मात्रा में कोल मिल रहा है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जो जो कोल इंपोर्ट किया था उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें अब एक तरह से बहुत बड़ी कमी आ रही है। तो जो इंडिया के लिए जो बचत भी काफ़ी हो सकती है, जो खर्च हो रहा था पैसा वो नहीं होगा और महंगा कोयला खरीदना नहीं पड़ेगा और इससे बिजली भी आने वाले इसमें कुछ सस्ती हो सकती है, पर यूनिट पैसे भी कम हो सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक कोल सस्ता होता है। और अब तो इंडिया ने आप देखें जितने कोल माइंस है वो उसके नज़दीक में ही रेलवे के ट्रैक बिछाए और जिसकी वजह से आप देखें तो कोयला की ढुलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय परेशानी नहीं आ रही है। तो ये जो सरकार की जो काफ़ी जो बड़े फैसले ले जा रहे हैं वो इस सेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद हुए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:16 पर 14.15 की प्राइस से यहाँ पे 11 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 9:19 पर 14.10 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 10:08 पर 14.05 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:11 पर 14 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 12:10 पर 14 की प्राइस से 13,22,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर 12:47 पर 13.90 की प्राइस से 11,50,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी बिकवाली बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिनकी खरीदारी हो सकता है कि 9 रुपये के आसपास हो, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर 2:05 पर 13.75 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 3:25 पर बाजार क्लोज होने के समय 13.85 की प्राइस से 11,27,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी कम थी और बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और स्टॉक 14 से फिर नीचे आया। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे अपनी पुरानी 15 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है और डेफिनेटली इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अभी स्टॉक बहुत कम समय में ज़बरदस्त दौड़ा है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 24% पे जो लगातार बनी हुई है। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साह देगा, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। देख सकते हो कि लगातार म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन सितंबर में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.06% की होल्डिंग ले ली है और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है म्यूचुअल फंड की एंट्री होना अभी यहाँ पे जेपी पावर में। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग बिल्कुल अनचेंज है, 1.38% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है 4 क्वार्टर से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 3.67% की होल्डिंग थी दिसंबर में। अब आप देख सकते हो कि ये होल्डिंग इस समय आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि मार्च में तो 4.97% तक पहुंच गई थी, जून में 4.7%, अभी फिलहाल 4.65% है। तो इस हिसाब से पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले तो कम हुई है, लेकिन अगर इसको हम दिसंबर से कंपेयर करें तो अभी भी एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बैंक की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग आपको कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 20.77% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर के दौरान, इस समय 20.18% के आसपास, लेकिन अभी भी अच्छा खासा निवेश है बैंकों का। और ये देख सकते हो इसमें वजह ये भी है कि बैंकों ने जो कर्ज लिया उसके बदले में इक्विटी ली हुई है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें जो जनरल पब्लिक है उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई है। 40.53% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 37.12% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग बेची है। यहाँ पे एक आंकड़ा और उत्साहवर्धक है, वो है अदर्स की होल्डिंग, यानी किसी बड़े फंड हाउस की जो होल्डिंग है वो शानदार बढ़ी, यानी 9.65% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 12.61% के आसपास है। तो जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया उनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी, यानी इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर है वो इस समय इस लेवल पे खरीदारी करें तो ये काफ़ी बड़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। इसके अलावा इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो कि इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ जरूर इसकी वीक है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। और इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आने वाले समय स्टॉक फिर से 140 के टारगेट को टच कर सकता है, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।